मल्टीप्लिकेशन इन टू वेरिएबल जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको देखना ये है कि हमको हमारे पास फोकस ये होना चाहिए कि हम जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हम टू वेरिएबल्स का यूज जरूर करेंगे। क्या करेंगे? टू वेरिएबल्स का यूज करेंगे। तो ये बात हमको पॉइंट आउट करनी पड़ेगी अपने क्वेश्चन में, ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत सिंपल कर लेते हैं। इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। अब ये कर लेंगे कि आप लेट कर लेंगे आफ्ताब, लेट द एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी आपकी x। ठीक है, और फिर क्या कर लेंगे, फिर लेट कर लेंगे द एज ऑफ हिज डॉटर या आफ्ताब डॉटर। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आफ्ताब डॉटर, ऐसे आप पूरा लिख लेंगे यहाँ पे। वाई हमने सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन में जो कहा गया है आप उसको चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं एज पर एज क्वेश्चन। जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कह रहा है 7 years ago, तो यहाँ लिखा गया है तो आप यहाँ भी लिख लेंगे 7 years ago, 7 years ago। जब 7 years ago आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 years ago द एज ऑफ आफ्ताब, या फिर आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे लिख सकते हैं ऐसे आफ्ताब अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, एज लिख लेंगे। ठीक है, तो 7 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि पीछे की बात हो रही है। एगो कह रहा है तो एगो मीन्स दैट कि एक्स में से भी माइनस कर देंगे 7, और डॉटर्स का कह रहा है तो डॉटर का भी आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हिज डॉटर्स एज, यहाँ पे आप लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे y-7। ये बात आपको क्लियर है, ये इससे फर्स्ट स्टेटमेंट से। अब फिर ये कह रहा है कि 7 years ago I was the 7 times as old as you were then। यानी कि जब तुम्हारी एज रही, इसका मीनिंग ये है कि जब तुम्हारी एज 7 साल पहले तुम्हारे एज और मेरे एज में मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, यानी 7 times था। इसके कहने का मतलब ये है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने घर में भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आप जनरली देख सकते हैं कि हाँ, आप आफ्ताब की जगह समझ लीजिए कि हाँ वो आपके डैड हैं, और उसकी बेटी की जगह समझ लीजिए कि आप हैं। तो आप जब कंपैरिजन करेंगे तो आपके डैड की एज जो होगी वो जब भी होगी 7 साल पहले हो या फिर 5 साल पहले हो, तो जब भी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से इसे आप छोटा कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए, और ये बहुत ही यूजफुल है। इसका यूज आगे भी हम पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इसका हम बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे हम सॉल्व करेंगे। एज बेस्ड प्रॉब्लम उसको बोलते हैं, ये भी आपका एज बेस्ड प्रॉब्लम ही है ना। तो देखिए अब इसमें हुआ तो कह दिया गया। फिर अब क्वेश्चन के हिसाब से अब जब स्टेटमेंट हम देखेंगे तो जब स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स में ये हुआ कि देखिए x-7 किया गया, और यहाँ क्या है, इसको ये आफ्ताब की एज है और ये उसके डॉटर की एज है। अब आपको यहाँ इन दोनों की एज को इक्वल करके एक इक्वेशन फाइंड करना है। अब इक्वल हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये आफ्ताब की एज ऑलरेडी 7 times है और इसकी 7 times नहीं है। अब कैलकुलेशन ये कहता है, मैथमेटिक्स ये कहता है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए इन द सेंस, लेकिन सेंस में हमारा क्या कह रहा है कि ये 7 times है, 7 times ऑलरेडी है, तो अब इसको भी हमको 7 times करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा, तो ये आ जाएगा 7y-7 7 जब 49। अब सबको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके एक आप क्या ले लेंगे, सबको ट्रांसपोज करके एक आपको क्या मिलेगा, ये 49 इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, x-7y इज इक्वल टू +42 इज इक्वल टू क्या, 7 x-7y
42 इज इक्वल टू 0। ये आपको दिख रहा है। तो ये जो चीज़ है ये बात आप इसको देख रहे हैं, तो ये आपको क्या मिल रहा है, एक आपको लीनियर इक्वेशन मिल रहा है। और आपने कितने वेरिएबल का यूज़ किया, 2 वेरिएबल का, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने 2 वेरिएबल्स में यूज़ कर लिया था। तो ये मिल गया है। अब कैसे पता चल रहा है इसका बेसिक्स आप देखेंगे तो उसमें जो हमने देखा था तो ये किस जैसा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस जैसा है ये। तो ये हो गया है ना। अब इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब सेकंड स्टेटमेंट जो कह रहा है, अब स्टेटमेंट फिर से जो स्टेटमेंट है, फर्दर स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फर्दर स्टेटमेंट जो आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट सही कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फर्दर स्टेटमेंट आपको दिख रहा है उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि उसमें कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब ये हुआ, अब देखिए इसका सेंस का मतलब ये है कि अब से 3 साल के बाद की बात हो रही है, मतलब 3 साल, अब से 3 साल बाद। हालांकि इसमें लिखा नहीं है कि हाँ, इसमें ये नहीं लिखा है आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years इस तरह से नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब भी यही है कि 3 साल के बाद की बात हो रही है। तो अगर आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर 3 year। अब देखिए वो कह रहा है आई शैल बी 3 times। तो अब मान लीजिए आफ्टर 3 years तो सेम स्टेटमेंट जैसे पीछे हमने किया था, आफ्टर 7 years एगो हमने दोनों का एज निकाला था, तो यहाँ पे भी आफ्टर 3 years क्या करेंगे, आफ्ताब एज काउंट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3, और हिज डॉटर्स एज क्या हो जाएगा, हिज डॉटर्स एज आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो हो जाएगा y प्लस 3। फिर अब क्या है, अब आपको क्या करना है, अब फिर आपको वो करना है कि इसका एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। ये एक हमारा प्रोसेस है जिसके वजह से हम इसको इक्वल कर सकते हैं। अब यहाँ और यहाँ दोनों ही इक्वल करना है, तो फिर अब क्या करेंगे, वही फिर टेक्निक लगाएंगे यहाँ वाला मैथमेटिक्स का। ये 3 times क्या है, ग्रेटर है, यानी कि मतलब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब तक कि ये भी 3 गुना होगा कि, जब तक ये भी 3 times होगा कि नहीं, जब तक ये 3 times होगा तभी तो ये दोनों ही इक्वल होंगे। सेम वही प्रोसेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो 3 का मल्टीप्लाई किसके एज में मैंने किया, डॉटर की एज में मैंने किया। अब ऐसे नहीं कि आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे करते समय, क्योंकि इसमें क्या होता है, मिस्टेक होता है, इसमें कॉन्सेप्ट बन नहीं पाता है बच्चों का। तो ये बस आपको करने के लिए क्या, तुरंत कंपैरिजन कर लें, आप अपने घर में ही कंपैरिजन कर लें कि यहाँ कैसे हो रहा है, घर में ही किसी से कंपैरिजन कर लें, ठीक है। अब ये अब देखेंगे x माइनस 3, आप इसको ट्रांसपोज करेंगे और ये माइनस है तो यहाँ 9 है, तो यहाँ 9 और इसको सब्ट्रैक्ट करके -6 लिख लिया गया, और ये हो गया आपका 0। तो ये आपका आ गया इक्वेशन 2, ठीक है। इस इक्वेशन इसको इरेज कर देते हैं, बस ये लास्ट वाला इक्वेशन रख लेते हैं जिससे कि हमको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इक्वेशन फॉर्मेशन था, जिससे कि हम ये जान पाए कि हमारा एक इक्वेशन बनाया गया। तो किसी भी क्वेश्चंस को इक्वेशन बनाते समय सबसे पहले ये कि उसको आप कई बार पढ़ें, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, ताकि चीज़ों को समझ में आनी चाहिए, है ना। 2 बार 3 बार चीज़ें जब समझ में आएंगी तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इक्वेशन फॉर्मेशन तो हो गया, अब आपको पूछा है कि ग्राफिकल कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ से कैसे दिखाएंगे, कि ग्राफ में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, जैसे कि ग्राफ को प्लॉट करते हैं, सेम उसी तरह से प्लॉटिंग यहाँ पे भी करनी है। मैं बस आपको बताता हूँ कि कैसे इसको करते हैं। आपको भूल गया होगा तो फिर मैं एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे,
लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन फर्स्ट को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको हमेशा जब भी आप ग्राफिकल मेथड यूज करें तो हमेशा आपको इस तरीके का आपको फॉर्मेशन बनाना है, इसका शेप इस तरीके से चेंज करना है कि आपको वैल्यू रखने में सबसे इजी मिल जाए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये कहूँ कि x को मैं इधर मैं तो होता क्या है कि इसमें किसी एक वेरिएबल, जैसे ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, चूंकि 2 वेरिएबल्स इसमें यूज करते तो एक वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड रखते हैं और सेकंड वेरिएबल को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड इक्वल टू के उस साइड रख लेते हैं। तो जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, अब किसको ट्रांसपोज करना है, किसको लेना है, ये चीज़ के लिए आप ये बहुत ध्यान रखें कि हमको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यूज करना है ताकि हम क्या कर सकें, वैल्यू को इजी पुट कर सकें। अभी देखिए x को मैंने इधर रखा और ये 7y माइनस 42 कर दिया। ठीक है, अगर ये आप सोचें कि सपोज दैट कि किसी बच्चे ने ये सोचा कि क्यों हम इसको ही रखें, क्यों नहीं 7y को हम इधर रखेंगे, बाकी बचे हुए को उसको ट्रांसपोज करेंगे। तो ये देखिए माइनस आ गया और ये माइनस 40 सॉरी ये माइनस x आ गया, इधर माइनस y और ये माइनस 42 आया। ठीक है, ये चीज़ ऐसे करेंगे। जब आप ऐसे करते हैं तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जब इस तरह से आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को ये मिल रहा है, ये माइनस था कि प्लस था, ये वाला इक्वेशन माइनस था कि प्लस था, यहाँ माइनस मुझे लग रहा है आई थिंक। तो हमने देखा कि हमारा ये क्वेश्चन, तो अब इसमें जब देखेंगे तो y की वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पे x ये ऐसे आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ कॉमन ले लेंगे तो इस तरीके से करके 42/7। अब देखिए अगर इसमें आप देखेंगे तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करना हमारे लिए टफ काम हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा एक मतलब वो हो जाएगा कि टफ काम हो सकता है ना। लेकिन ये है कि हो सकता है कि इससे आपको जो ग्राफ बनाने में है वो आपको इजी फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो हम अभी चेक कर लेंगे कि किससे हमारा इजी फॉर्मेशन होगा, इससे हमारा ये होगा। पहले हम थोड़ा सा ये बात समझ लेते हैं, इसमें क्या होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्यों ऐसा मैंने कहा, इस वजह से मैंने कहा कि जब आप y की वैल्यू अपने आप से रखते हैं, इसमें y की वैल्यू क्या है, इसमें y की वैल्यू आप अपने आप से कोई सा भी वैल्यू लेके पुट करते हैं और फिर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे ही y की वैल्यू आप चेंज करते हैं x की वैल्यू आपको मिलती जाती है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके केस में क्या हो जाएगा, इसके केस में ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और ये x जो हो जाएगा वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और y जो हो जाएगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट करेंगे और y की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखें, अगर दोनों को स्टडी करें तो इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करना चाहेंगे तो इसका एक अगर आप ऐसे शेप बनाते हैं, आपको याद होगा कि ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते थे, ये आप देखेंगे तो ये जो आपको चार्ट बनेगा, x की वैल्यू आप देखेंगे 0 पे ये ऐसे इस तरीके से। और जब अगर आप इसको देखते हैं, ये मैं दोनों ही बातें बता दे रहा हूँ कि जिससे कि किसी को भी वो हो, एक तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि इजी कौन सा है और टफ कौन सा है। इसमें भी आप सिर्फ 2-3 पॉइंट ही लें, है ना, जैसे कि मिनिमम 3 पॉइंट्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे ग्राफ बनाने के लिए। ये ना हो कि बिल्कुल बहुत बड़ा है तो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट लें, आप मिनिमम 3 पॉइंट्स लें ताकि आपका ग्राफ जो है, ग्राफ की जो लाइन है वो किधर मूव कर रही है आपको ज़रूर पता चल जाए। मिनिमम 3 आपको लेना ही पड़ेगा। अब सपोज कर लीजिए कि आपको यहाँ करना है ऐसे, ठीक है, ये वाली वैल्यू, जब इस वाली वैल्यू को करना है तो आपने x की वैल्यू को सपोज कर लीजिए कि आपने x की वैल्यू को क्या रखा, x की वैल्यू को। अब देखिए जब भी आपको रखना होगा तो ये देखिए ये 42 है ना, ये 42 है और आपको जब भी यहाँ पे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे हम वैल्यू रखेंगे जो 7 का मल्टीपल हो, क्योंकि इसके साथ 42 7 का मल्टीपल है। जब ये इसके साथ ऐड होगा तो वो 7 से, ताकि इसको डिवाइड किया जा सके। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने x की वैल्यू रखी 7, तो x की में 7 रख दिया, तो 7 और ये 42 जब वो हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 49। अब 49 यहाँ आ जाएगा तो -49 ये आया और -7 ये आया,
तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ से, ऐसे इसको कैंसिल करेंगे और फिर आ जाएगा 7, यानी x की वैल्यू 7 पे y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। आप यहाँ से पहले ही इसको माइनस माइनस रिमूव कर सकते हैं, ये नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ से रिमूव करके, ताकि आपको कैलकुलेशन बहुत ईजी लगे। अब फिर देखिए, अब यहाँ पे 7 आपने रखा तो ऐसा हो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू -7 आप रख लीजिए। जब x की वैल्यू -7 रखेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर आप इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर माइनस एक बार आप क्या कर लीजिए, एक बार 14 रख लीजिए प्लस के साथ, और ये 14 और ये हो जाएगा तो 4 2 6 56 हो जाएगा। 7 8 या 56 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8 आ जाएगा। फिर माइनस आप 14 रख लीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, वैल्यू आपको आ गई 4। तो ये एक छोटा कैलकुलेशन है जो छोटे बच्चे क्लास में कैलकुलेशन करते हैं, उस तरह की कैलकुलेशन है। तो इन दोनों से आपको क्या मिल जाएगी, एक आपको टेबल मिल जाएगी, ग्राफ का टेबल। और इसके ग्राफ का टेबल को प्लॉट करने के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ। आप हमेशा यूज़ करेंगे क्या, ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये x डैश है और ये y डैश है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, एक ओरिजिन सेट कर लेंगे। अब उसके हिसाब से देखिए, इस वाले और इस वाले दोनों को क्या कंपेरिजन करें, तो इसका डेटा बनाना थोड़ा मेरे लिए टफ काम है और इसका डेटा बनाना थोड़ा मेरे लिए आसान है ना। तो ये वाला डेटा हम यूज़ कर लेंगे। इस वाले डेटा को हम यूज़ करके देखेंगे तो हम यहाँ पे पॉइंट एक रख सकते हैं, 7 को आप रख लीजिए, 7 को आप रख लीजिए 1 यूनिट, ठीक है। आप इस तरह से करके एक ग्राफ बना सकते हैं, या फिर आपको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए मैक्सिमम कितनी वैल्यू गई है, 14 गई है, तो यहाँ आप छोटा छोटा ऐसे 14 कॉलम्स जो है ये आप बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक ऐसा यहाँ पे आप बना लेंगे। फिर ऊपर भी ऐसे करके बना लेंगे। चूँकि अब मेरे पास हो नहीं है तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ। फिर ये नीचे आप ऐसे करके माइनस कर लेंगे इसको ऐसे, और ये 14 तक आप इसको भी बढ़ा लेंगे। फिर पॉइंट आप कैसे लिखेंगे, ये जो आपका कंप्लीट ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और बाद में चल के आपको ये XY दिखाता है और ये आपको क्या दिखा रहा है, पॉइंट दिखा रहा है। 7 7 -7, फिर उसके बाद से 5 दिखा रहा है, फिर ये 14 8 दिखा रहा है, फिर -14 एंड 4 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये इतने पॉइंट से शो हो रहा है। अब इस ग्राफ को आपको दिखाना है तो आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप देखेंगे। मैं काउंटिंग से ही कर लेता हूँ। फर्स्ट पोजीशन को कैसे दिखाएंगे, ए वाले पोजीशन को 7 7, एक्स पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। ये -7 है, y की वैल्यू माइनस है, x की वैल्यू माइनस है, तो यहाँ 7 पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ 7 पे आएंगे, 5 आया हुआ है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे कर लेंगे, तो 7 से 1 2 3 4 5 ये यहाँ कहीं आएगा। तो देखिए ये अभी यहाँ कहीं आ रहा है। फिर तो ये एक तरीके का क्या आपको मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये चूँकि यहाँ पे मैंने ग्राफ सही से बनाया नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ बनेगा तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आपको जाएगी, ठीक है। जब ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी इस तरीके से, तो आपने ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली। सेम इक्वेशन सेकंड के लिए भी हम ऐसे ही लाइन को ड्रॉ करेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, x - 6 = 2 है, 0 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। इसको भी करने के लिए सेम वही प्रोसेस करेंगे। x = -3y, ये -6 नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। आप बिल्कुल ध्यान देते रहें इस चीज़ का। माइनस प्लस का जब मिस्टेक होगा तो आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको आपने देख लिया, ये एक आपको मिल गई। फिर आप फटाफट क्या कर लेंगे, ऐसे एक कॉलम बना लेंगे। ये हो जाएगा आपका x, ये हो गया आपका y, a b c, ऐसे करके आप बना लेंगे a b c d। अब इसमें y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वैल्यू आपको पुट करनी है किसकी, y की। तो y की वैल्यू पुट करेंगे फटाफट यहाँ पे। देखिए पहले हम 0 भी पुट करके देख लेते हैं। 0 पुट किया जैसे ही, वैसे हमको वैल्यू क्या मिल गई, 3 0 हो गया, x की वैल्यू आ गई 6। अब यहाँ 1 अगर आप पुट करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और ये 6 मिलके हो गया 9। तो ये हो गया आपका। अब देखिए जब प्लस में आगे पढ़ना शुरू हो तो माइनस की वैल्यू भी लेनी शुरू कर देते हैं, ताकि हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन भी इजी होता है और ग्राफ हमारे क्या है, छोटे में सिंक्रोनाइज हो जाता है, स्मॉल एरिया में वो सिंक्रोनाइज हो जाता है, इजीली हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं।
अब ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, तो ये माइनस, आप अगर -1 आप ले लेते हैं तो -3 हो जाएगा, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 3 हो जाएगा। -2 अगर आप लेते हैं तो 3 2 6 -2, और इस पे क्या हो जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। अब सेम इसी पे अगर हम आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, और यहाँ से पूरे पॉइंट्स को आप चाहें तो यहाँ पूरे पॉइंट्स को दिखा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे इजीली पूरे पॉइंट्स को आप दिखा सकते हैं। अब ये सारे सेक्टर्स इक्वल होने चाहिए, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि ये जब भी आप ये नया बना रहे हैं, अगर कॉपी पे भी बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी आपको एग्जाम मेजरमेंट करके ये इक्वल लेंथ इधर भी होनी चाहिए, इक्वल लेंथ इधर भी, इक्वल ये आप जो खाने बना रहे हैं छोटे छोटे ग्राफ्स, यानी कि ग्राफ तो ये सबसे बेस्ट होता है, ग्राफ पेपर का आप यूज़ करें। चलिए हम देखते हैं, तो सेकेंड वाले को ग्राफ को प्लॉट करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए वाई, एक्स और वाई आपको लेना है, पॉइंट आपको बनाना है क्या, एक्स और वाई। तो आप ध्यान से देखेंगे, एक्स की वैल्यू 6 है, और ये 0 है, 9 है, 1 और 3 -1, और इसकी क्या वैल्यू है, 0 -2। अब इसको जब हम प्लॉट करेंगे, है ना, जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, कह रहा है 6 0 है, आप इसको ऐसे पॉइंट में ऐसे दिखा सकते हैं इस तरीके से, ताकि दिखे कि हम बिल्कुल ही पॉइंट को शो कर रहा है। अब देखिए 6 0 देखेंगे तो 6 यहाँ है, एक्स की वैल्यू 6 है, 0 है, मीन्स दैट की वो इसी पे आएगी वैल्यू। 9 और 1, अगर 9 है यानी कि 9 है और 1 है, ये आपको यहाँ पे जाके दिख रही है। 1 के लिए मैंने ये 1 कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद से 3 -1, 3 पे वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू -1 है, यानी मीन्स दैट ये नीचे आ रही है 3 पे, यहाँ पे ऐसे, है ना। फिर क्या है, 0 -2, 0 -2 आपको क्या दिख रहा है, 0 -2, यानी कि 0 ये हो गया, -2 ये हो गया, यानी कि इसके ये वाले। अब देखिए, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको दिखेगी, ये थोड़ा सा मेरा वो है, इस वजह से आपको स्ट्रेट ये ऐसे दिख रही है वैल्यू, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ऐसे है और ये ऐसे जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इसको किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक, ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करेगी। अब जब पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो आप इसको देख सकते हैं, या फिर अगर आपको पता है कि इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी, तो आपको क्या होता है, इसमें अगर आप देखना चाहें तो पीछे हमने ग्राफिकल मेथड में देखा था, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1/1 हो गया, इससे वैल्यू क्या मिल गई, आपको 1 मिल गई। और B1/B2 ये आपको दिख गया, B1/B2, तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 3, -7 -3 पॉजिटिव आ जाएंगे, 7/3। यहाँ पे आप क्या केस क्या देख रहे हैं, A2/A1 और B1/B2 इज नॉट इक्वल, ये दोनों ही रेशियो क्या है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। अब हमने जो कैलकुलेशन किया, इन दोनों कैलकुलेशन में ये हमने देखा कि हम इसकी ऐसी वैल्यू नहीं फाइंड कर सके जो कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमको दिखा। अब हमारा कोशिश ये होना चाहिए, एक कोशिश ये होनी चाहिए थी कि एक ऐसी वैल्यू मिले जो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन वैल्यू हो, ठीक है, एक ऐसी वैल्यू मिले जो इसमें और इसमें कॉमन वैल्यू हो। तो अब आप क्या है, जो एक बार ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे, फिर जब दूसरी बार भी अब अगर आप इस क्वेश्चन को सेकेंड टाइम्स करते हैं, अगर ये बात आपको पता हो, ये कॉमन, अगर इसमें नंबर्स कॉमन अगर मिल गया, तब तो आपके लिए एकदम बेस्ट हो जाता है कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को एक बार या 2 बार पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ बात क्या की गई है, बॉल की और बैट की बात की गई है। तो बैट की बात की गई है, तो आप लेट कर लेंगे क्या, लीनियर, हमको लीनियर इक्वेशन जब इनका बनाना है तो हम पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा वेरिएबल बन सकता है। बट यहाँ पे ग्राफिकली एक एल्जेब्रिकली सिचुएशन आपको क्या दिखाना है, एल्जेब्रिक सिचुएशन आपको दिखा रही है, यानी मतलब ये कि एक इक्वेशन में इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन में आपको शो करना है इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए, बैट को हमने क्या कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, ठीक है, ऐसे द कॉस्ट ऑफ बैट। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि इसका कॉस्ट ही मुझे लेना है, इस वजह से पता चल रहा है क्योंकि क्या है, क्वांटिटी दे रखी है। अगर आप देखेंगे तो आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो क्वांटिटी होती है, फिर प्राइस होता है, फिर तब जाके आपको टोटल आप जो अमाउंट पे करते हैं वो आपको मिलता है। तो आप इसको अमाउंट कह सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए,
ये कहेंगे क्वांटिटी हो गई, प्राइस हो गया, फिर आपका अमाउंट पे किया, बस ये समझिए कि सेम उसी जैसा ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि क्वांटिटी हमारे पास दी हुई है, बट हमको क्या है, रेट नहीं दिया हुआ है, रेट नहीं दिया हुआ है, बस अमाउंट दे रखा है कि ये, ठीक है, कुछ इसी जैसा ही है। तो यहाँ पे हम अब चूंकि ये प्राइस हमारे पास अननोन है, तो इस वजह से मैंने कॉस्ट को ही लेट किया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से आप इसको क्या कर लेंगे, इसका कॉस्ट लिख लेंगे ये, फिर क्या करेंगे, फिर आप लेट करेंगे किसका, बॉल का, क्योंकि ये बॉल का कॉस्ट आपको नहीं गिवन है, तो आप इसको कर लेंगे। आप यहाँ ऐसे रुपीस लिख सकते हैं, रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जब हम देखेंगे, स्टेटमेंट के हिसाब से देखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, बैट 3 बैट की वैल्यू क्या है, एक्स, यानी मीन दैट ये, और कितने बॉल्स कह रहा है, 6 बॉल्स, ठीक है, 6 बॉल। तो 6 बॉल के लिए आप कर लेंगे वाई, और पेमेंट कितना किया, 3900 रुपीज। अच्छा अब ये देखिए, इसमें एक बात ये हुई, जब भी आप ये इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, जब भी आप इक्वेशन बना रहे हैं, तो इन सब का नेचर सेम होना चाहिए। जैसे ये आपका क्या है, रुपीज को शो कर रहा है, तो ये जो है ना, ये एक्स और इनका मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी रुपीज में शो होनी चाहिए, और ये भी क्या होनी चाहिए, रुपीज में शो होनी चाहिए। तो जब आप इसको इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप करते हैं, तो आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप देख लेते हैं कि क्वेश्चन में इसने रुपीज को शो किया, तो आपको ऑटोमेटिक ये बात पता चल जाती है कि बैट का हमको क्या लेट करना है, रुपीज का हमको लेट करना है, और बॉल का भी हमको रुपीज लेट करना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल रहा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि क्वांटिटी में जब रुपीज का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी रुपीज को शो कर रहा है, ये भी रुपीज को शो कर रहा है, रुपीज लेफ्ट साइड में रुपीज है और राइट हैंड साइड में भी रुपीज है। तो ये चीज़ आप देखेंगे, तो इससे आपको ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपको पता चल, फर्स्ट स्टेटमेंट से फर्स्ट इक्वेशन आपको पता चल गया। अब स्टेटमेंट सेकंड से हम देखेंगे, तो सेम वही कह रहा है, एंड अदर बॉल, एक बैट को वो परचेज करता है, और कितने बॉल्स को, 3 बॉल्स को परचेज करता है, और वो कितने में परचेज करता है, तो 1300 में परचेज कर, क्लियर है। अब देखिए इन दोनों से आपको क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। तो ये आपका जो ग्राफिकल सिचुएशन है, अलजेब्रिकल सिचुएशन, अलजेब्रिकल सिचुएशन का मतलब आप अलजेब्रिक इक्वेशन आपको मिल जा रही है, यहाँ पे 3x + 6y ये आपको मिल गया, तो आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सेम वही प्रोसेस है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, ग्राफ आपको ग्राफिकली आपको बताना है, तो ग्राफिकली के लिए सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है। आप देखिए इसे, अगर आप इसको देख रहे हैं ऐसे, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं पूरा ग्राफ बताऊँगा, बस ये मैं बताऊँगा कि आप इसको इजी कैसे सॉल्व कर। देखिए ये 3 के मल्टीप्लाई सब है, तो आप इसमें 3 से डिवाइड कर सकते हैं, और ये जब डिवाइड कर लेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये वाली भी वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू आप देख रहे हैं, तो इसमें भी आपको वैल्यू कैसे मिल रही है, एक्स इस तरीके से मिल रही है। तो अगर आप थोड़ा सा जो ग्राफिकली का केस आप देखेंगे, तो आपको थोड़ा दिखेगा कि हाँ वो कुछ केस से इस तरीके से मैच करता हुआ मिल रहा है। तो मैच करता हुआ जब मिल रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसका किस तरीके से ग्राफ बनना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट वाले का है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके और -2y एंड +1300 ऐसे करके, और वैल्यू आप इसमें पुट करके आप देख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है, ये इक्वेशन फर्स्ट से आप इस तरीके से बनाएंगे, तो ये आप इसको 3 कर सकते हैं। और इक्वेशन ये जो सेकंड है आपका, जो सेकंड इक्वेशन है, ये आपका है x + 3y = 13। यहाँ से आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, और ये क्या लिख सकते हैं, 3y आप इधर ऐसे लिख लें, जो आपको समझ में आए, जैसे आपको इजी लगे आप इस तरह से करके और कर लेंगे, तो ये आपका इक्वेशन 4 हो जाएगा। और इससे एक आप इस तरीके का बॉक्स बनाएंगे, जिससे कि आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी एक्स वाई की। इससे आपको एक ग्राफ बनाएंगे, और जिसको वैल्यू फाइंड आउट होगी एक्स और वाई की। फिर वहाँ से आप ऐसे पॉइंट करके और ग्राफ पे आप उसको क्या कर सकते हैं, इजीली प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा केस का स्टडी करना चाहें तो आप देख लीजिए, केस में आपको क्या करना है, आपको ये 3x + 6y = 3900 ये दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन ये आपको दे रखा है 1300। अब इन दोनों में कंपैरिजन करें तो a1/a2 निकालेंगे, यानी मीन्स दैट कि कोफिशिएंट ऑफ
इसमें x और इसमें सेकेंड वाले में कोफिशिएंट ऑफ x ऐसे निकालेंगे तो 3 आएगा, और फिर b1/b2 जब आप निकालेंगे तो 6/3 आ रहा है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, ये देखना है आपको 2 मिल रहा है, और c1/c2 जब आप निकालेंगे तो ये आपको क्या मिल रहा है 3900/1300, ये आपको देखिए। तो ये केस आपको क्या दिख रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, बट ये c1 एंड c2 इक्वल आपको दिख रहा है। तो ये जो केस आपको दिख रहा है, ये दोनों ये बहुत इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये आपको कैसे मिलेंगे, आपको इस जैसे आपको मिलेंगे, इस तरीके से आपको मिलेगा। सॉरी, ये आपको कैसे मिलेगा, पैरेलल लाइन जैसा आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे तो हम सपोज किसको करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल, ठीक है, एप्पल को आप सपोज कर लेंगे क्या, x रुपीज एंड ग्रेप्स, द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स आप देख लेंगे ऐसे y, ठीक है। तो देख लेंगे ये हो गया आपका x और ये y हो गया। अब इसमें हम कहेंगे तो स्टेटमेंट जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एज पर एज क्वेश्चन यहाँ आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स। तो 2 kg एप्पल मीन्स दैट हो गया 2x प्लस 1 kg यानी 1 ऐसे, और y इज इक्वल टू 160 टोटल का सम। देखिए ये भी रुपीज है और ये क्वांटिटी है, ये रुपीज है, ये क्वांटिटी है, रुपीज है, क्वांटिटी रुपीज। तो ये इस वजह से आपका इक्वेशन इस तरीके से, ये जनरली 1 को हम लिखते नहीं है, तो यहाँ बस हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा क्या आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड क्या बनेगा, सेकंड स्टेटमेंट से जो आप देखेंगे वो आपको क्वेश्चन क्या होगा, वो कह रहा है 4 kg। अब आफ्टर कह रहा है ना कि कुछ मंथ के बाद जो है उसकी कॉस्ट चेंज हो रही है, तो अब बता रहा है कि 4 kg एप्पल यानी 4 kg, तो 4x ऑफ ए 2 kg ग्रेप्स। तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू, अब कितने में मिल रहा है 300 रुपीज में मिल रहा है। तो मीन्स दैट कि यहाँ पे 300 कर ले। ये अब आपके पास 2 जनरल इक्वेशन आ गया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का 2 इक्वेशन आपको मिल गया है। अब इन जो ये बोथ इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व हमको इसमें चूंकि चैप्टर में सॉल्व नहीं करना है, बस एक हमको एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो यहाँ पे आपने एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है। ये एल्जेब्रिक सिचुएशन आपने इसका दिखा दिया कि ये ऐसे है। अब इसका ग्राफिकल सिचुएशन आपको दिखाना है, तो देखिए कैसे दिखाएंगे। ग्राफिकल सिचुएशन, तो ग्राफिकल सिचुएशन में क्या करेंगे, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 है, तो इस इक्वेशन को ऐसे हम लिख लेते हैं। और फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमारी ये जो वैल्यू है, ये अब यहाँ पे देखिए हम y और x, हमने कहा था कि थोड़ा डिसाइड कर लेंगे जिससे कि आपको ग्राफ प्लॉट करने में इजी होगा। तो इसके लिए हम डिसाइड करेंगे कि y, मोस्टली हम वही वेरिएबल चुनते हैं जो सिंगल, जिसमें कि किसी कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन ना हुआ हो, क्योंकि वो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी करता है। तो हमने y को चूज कर लिया और y को यहाँ रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और 2x को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। जब 2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा इक्वेशन इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे, एक ऐसा चार्ट बनाएंगे और इस चार्ट में ये रखेंगे a, b, उसके बाद से 3 और 4 पॉइंट्स आप लेंगे A, B, C एंड D ऐसे करके, और फिर उसके बाद से आप क्या करेंगे, सॉरी ये x और y होगा, A, B नहीं होगा क्योंकि आपको x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें क्या करेंगे,
ये जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है आप चाहे तो इसको इक्वेशन 3 कर लें और ये इक्वेशन 3 में x की वैल्यू को पुट करिए और ये वैल्यू आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो आप चाहे तो इसमें x की बहुत बड़ी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। जैसे अब ये देख लीजिए कि 60 किसका मल्टीपल है, तो ये 40 का मल्टीपल है, तो उसी के हिसाब से आप वैल्यू पुट करिए ताकि ये आपको ग्राफ को प्लॉट करने में काफ़ी ईजी होगा। तो सपोज कर लीजिए कि मैंने x की वैल्यू को पुट किया 40, तो 40 टू ज़ा 80 आपका आ गया 80। फिर मान लीजिए मैंने पुट किया इसकी वैल्यू 80, 80, हाँ 80, मान लो 80 पुट किया, तो 80 पुट किया तो क्या मिल जाएगा, 0। अब मान लो हमने पुट कर दिया 20, अगर मान लीजिए मैं 20 पुट करना चाहता हूँ तो 20 पुट करूँगा तो क्या आपको मिल जाएगा, ये 24, ये 40 हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा 120। तो थोड़ा ग्राफ आपको बड़ा मिल रहा है इस तरीके से, तो आप ऐसे देख सकते हैं। माइनस में कुछ करेंगे तो मान लीजिए प्लस हो जाएगा, तो थोड़ा उसको हम नहीं करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लीजिए, x की वैल्यू 0 पुट करके 160 ला लीजिए, तो आपका ग्राफ 160 तक जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, एक ऐसे ग्राफ आप प्लॉट करेंगे और 1 यूनिट जो है आप टेक कर लेंगे। और इस बात का आपको ऑलवेज रिमाइंडर होना चाहिए कि ये भी आप देखेंगे कि जो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में भी हमारी यूनिट 40 के ही आसपास होनी चाहिए, तभी आप इस ग्राफ को प्लॉट कर पाएंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे, नहीं तो आप 1 2 3 ऐसे करके वैल्यू पुट कर लीजिए और फिर उसके बाद से नंबर को इंक्रीज करिए। तो ये आपको मिल गया। इसके थ्रू आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ये मैंने आपको पिछले वाले उसमें क्लास में बताया था। आप एक ग्राफ लेंगे और ग्राफ से यूनिट को प्लेस कर लेंगे। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, पॉइंट आप ले लेंगे ये x और y ऐसे करके, और यहाँ 40 80 ये आपका पॉइंट हो जाएगा। 80 ऊपर है तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, फिर आपका ये 20 120 हो जाएगा और ये 0 160 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 4 पॉइंट्स आए हैं। और इसका अभी जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको सपोज कर लीजिए कि मैं ये मान लेता हूँ कि ये सारी लाइनें जो हैं ये अगर ये आपका x डैश है और ये y डैश है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 4 5 इधर भी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 4 5। और 1 यूनिट अगर आप 40 यूज़ करते हैं, 1 यूनिट अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 आप यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये सभी 40 के मल्टीपल्स हैं। तो आप क्या कर लेंगे, इसमें 40 के मल्टीपल्स में करेंगे तो आपको देखिए 40 के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, 1 यूज़ करना पड़ेगा, 2 3 4 5, यानी ये 1 यूनिट जो है 40 बता रही है आपका 40 80 फिर 120 फिर उसके बाद से 160 फिर उसके बाद से 200, इस तरह से करके आगे की तरफ चलता जाएगा। और ऐसे ही नेगेटिव में होगा तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हम लेंगे भी नहीं 4 और ये 5। ठीक है, ये क्योंकि ग्राफ को प्लॉट करने में यहाँ थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए 40 और 80, x की वैल्यू 40 है तो यानी कि सेकेंड पे पॉइंट आएगा, और y की वैल्यू 80 है तो मीन्स दैट कि आपको इस तरीके से 80, अगर x की वैल्यू 80 है मीन्स दैट कि 4 यूनिट और इसकी वैल्यू 0 है तो बस ये वाली हो जाएगी। 20 पे अगर आप देखिए और 120 है तो 20 को आप देखेंगे तो 20 मतलब ये हो गया कि इनका हाफ, इसका ये हाफ है, इस हाफ पे आपको क्या देखना है, 120 देखना है। तो 120 मीन्स दैट कि 4 3 12, सॉरी ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ दिखेगी, है ना, ये 40 और 80 है ना, तो ये 80 जो है क्या है वो 2 पॉइंट्स को सपोज कर रहा है, तो ये यहाँ आपका बनेगा। फिर ये वाली जो वैल्यू बनेगी वो आपकी यहाँ बन जाएगी। ठीक है, और 0 पे 160 आ रहा है तो ये 0 पे 160 का मतलब ये 120 है तो थर्ड पे इस पे हो जाएगा। तो ये तो देखिए ये थोड़ा सा जो है ना ये मेरा जो पॉइंट है वो इधर उधर हो रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। यहाँ पे ऐसे करके जब आप देखेंगे तो ये सभी पॉइंट्स क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे आपको शो करेंगे, यानी एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी। क्योंकि ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है,
तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फिर उसके बाद से आप इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, इसको मैं इरेज करके यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए ये है जो क्वेश्चन, ये फ्रॉम ये आपको मिल गया 4x, ये ऐसे मिल गया 4x + 2y = 300, ये है। यहाँ से आप फिर इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, आप चाहें तो 2 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं, 2x + y = 150। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फिर सेम कंडीशन वही y को चूज करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ऐसे ये इजी कैलकुलेशन के लिए फिर सेम प्रोसेस वही a और b की वैल्यू निकालेंगे। क्लास 9 में आपने पढ़ा है, तो इसमें x और y की वैल्यू आप निकालेंगे, जिससे कि आपको बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे आपको पॉइंट मिल जाएंगे और ये वैल्यू आप रख लेंगे यहाँ पे भी। जैसे देखिए x की वैल्यू आप चाहेंगे तो 50 आप सपोज कर लेंगे या 25 सपोज कर लीजिए। मतलब ऐसे x की वैल्यू अगर आप 25 रखते हैं तो ये आपको क्या मिल जाएगा। कौन है जो बार बार फोन कर रहा है? कौन है, कौन बदतमीज है, उठाइएगा। वो मिलेंगे। और ये जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एक पैरेलल लाइन आपको दिखेगी। ठीक है, ये पैरेलल लाइन दिखेगी, या तो वो इधर दिखे या फिर वो आपको ऐसे दिखे। तो किसी न किसी तरीके से दिख सकती है, ये किसी भी सेक्शन में आ सकता है। नेगेटिव इधर तो नहीं आएगा क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो इधर से इधर ही जाना है उसको। ठीक है, ये बात आप समझ। तो ऐसे हो सकता है, ऐसे। ये तो मान लीजिए फर्स्ट वाले का वो था। अब सेकंड वाले का जो ये लाइन है, या तो ये इधर होगा या तो इधर होगा। मैं यहाँ पूरा प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, आप पूरा प्लॉट करके देख लेंगे उसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये आपका ख़त्म होता है ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश होता है। 3.1 कंप्लीट हो गया है, 3 चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।